हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डीड के टाइप से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम दो टाइप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉफुल एंड प्रिटेंडेड। तो इसका मतलब वो जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदें तो एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि हमें लॉफुल डीड ही मिले, लॉफुल टाइटल मिले। क्योंकि अगर टाइटल गड़बड़ हुआ तो सोचो कितना भयंकर कांड हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि प्रॉपर्टी कोई 100-200 रुपए की तो होती नहीं है कि कोई बात नहीं, डूब गए तो डूब गए। मतलब इंसान की जिंदगी भर की कमाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है, करोड़ करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट होते हैं। और पता चले कि यार टाइटल ही गलत था, बेचने वाले को राइट ही नहीं था, या कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसके लिए करे क्या, क्या करना चाहिए, कैसे चेक करोगे गुड टाइटल को? यस डेफिनेटली, जैसे जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जेडीए के रिकॉर्ड्स में आपको सारा मिल जाएगा कि वो ओनरशिप है या नहीं है। इवन ऑनलाइन भी आजकल आप चेक कर सकते हो। यस, क्या हो गया? कुछ नहीं होता है, इंडिया है, इतनी प्रॉपर्टीज है, इतने लोग हैं, बहुत सारी चीजें। कई बार करप्शन की वजह से भी हो जाता है, अगर रजिस्ट्रार पैसा वैसा खा करके कर दे रजिस्ट्री, तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी देयर, है ना। तो फिर उस ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? तो पहली बात, आजकल ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं टाइटल, है ना। आज जैसे एग्रीकल्चर लैंड वगैरह तो आप आराम से देख सकते हैं कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, बहुत आसानी से देख सकते हैं। और जिन प्रॉपर्टीज का अवेलेबल नहीं होता तो वो आप जेडीए या जो भी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जाकर के टाइटल पता करना चाहिए आपको। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड उसी पर्सन के नाम पे, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो कैसे पता लगाएं? उसके लिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। विदाउट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कोई प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए। अगर आपने खरीद लिया, कल को कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो गई तो यू विल बी लाइबल। जैसे एक एग्जाम्पल समझना, रियल केस है। वंस अपॉन अ टाइम की बात है, पहले सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ना लालकोटी पे सिचुएटेड होते थे, शायद सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, तो अपना इंस्टीट्यूट भी वहीं था लालकोटी में। और जो हमारी लालकोटी की प्रोमाइसेस थी ना, दैट वाज द मतलब हाईएस्ट रेंटल पेड था हम लोगों का वहाँ पे। हाईएस्ट रेंटल पेड लालकोटी, एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहाँ पे, सारे एकदम छोटी छोटी गलियाँ, पार्किंग की प्रॉपर्टी फैसिलिटीज नहीं थी। दैट वाज द वन एंड ओनली प्रॉपर्टी लालकोटी पे जो नॉन कमर्शियल थी, लेकिन पार्किंग फैसिलिटी थी वहाँ पे, मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। उसका रेंटल भी बहुत ज़्यादा था, एक्सेस में ज़्यादा था। तो वंस वी थॉट कि यार इतना रेंटल पे कर रहे हो आप हर महीने के महीने, इसमें तो प्रॉपर्टी आ जाएगी खुद की, एंड सेकेंडली इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। तो वी वर प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो किसी में कुछ परेशानी, किसी में कुछ परेशानी, फाइनली जाकर के हमें एक प्रॉपर्टी ठीक लगी, जिसमें एरिया भी अच्छा था, प्लस जहाँ पे पार्किंग वार्किंग का भी इशू नहीं था, मतलब सब कुछ ठीक था। तो हमने टाइटल वगैरह पता लगवाया, प्रॉपर्टी एकदम सही ओनर था, ओनरशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन जब ओनरशिप हम चेक कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, तो हमने बोला, इवन नेगोशिएशन हो गया, बार्गेनिंग हो गई, प्राइस डन हो गए, मतलब हमारी प्राइस पे वो बेचने के लिए रेडी हो गए। अब फाइनली हमने बोला कि हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देंगे। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाला था, सूचना कि भाई हम फला फला प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं, अगर किसी को भी इस रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर रेज कर दें। तो ऐसे 1 मंथ का नोटिस जाता है। उन्होंने मना कर दिया, दे रिफ्यूज्ड कि हम नोटिस तो नहीं देने देंगे। तो हमने कहा यार इसमें क्या परेशानी है, जब प्रॉपर्टी हम चेक कर चुके हैं, इवन प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, तो उससे अच्छा सिक्योर प्रॉपर्टी कोई होती नहीं, क्योंकि बैंक ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है आपके टाइटल को। तो लोन चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन का हमने रीपेमेंट करने के लिए बोल ही दिया था कि कंसिडरेशन में से लोन रीपेमेंट करेंगे, बाकी का अमाउंट आपको पे कर देंगे। सब कुछ डील डन है, सब कुछ फेयर है, तो फिर आपको क्या परेशानी आ रही है? उन्होंने बोला, उनका लॉजिक सुनो, कि इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमने 3-4 ब्रोकर्स को बोल रखा है। अब ब्रोकर्स सेल करते हैं तो उनको ब्रोकरेज मिलती है अच्छी खासी प्रॉपर्टी सेलिंग पे। अब आप जिस ब्रोकर के थ्रू आए हो, मान लो ए, इसका मतलब कमीशन किसको मिलेगा? ए को। तो जो अदर ब्रोकर हैं बी सी डी, उनको भी पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी ए के थ्रू बिकने आई है, इसका मतलब इनका कमीशन गया, इनकी ब्रोकरेज गई। तो ये लोग आपको काउंसिल करने का ट्राई करेंगे ताकि आप प्रॉपर्टी ना खरीदो। जनरली लोग क्या करते हैं, खुद का काम नहीं होता तो दूसरों का बिगाड़ दो। दिस इज व्हाट दे, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसलिए एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि जब पहले किसी बायर ने एडवर्टाइजमेंट दिया था तो ब्रोकर्स ने आकर के उनको मिसगाइड कर दिया, और जिसकी वजह से डील कैंसिल हो गई। तो हमने बोला यार ऐसे कैसे कोई मिसगाइड कर सकता है? भाई कुछ तो बात होगी तभी तो मिसगाइड करेगा कोई, भाई ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा, हम उसकी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वी वर लाइक नहीं, हम प्रॉपर्टी में नोटिस दिए बिना नहीं खरीदेंगे।
कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन यार आप 4 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदो एंड देन यू रियलाइज कि यार आपका पैसा फंस गया, तो बेटर है कि वेट कर लो, पेशेंस रखो। फिर देन वी फॉरगॉट अबाउट दैट प्रॉपर्टी। वो ओनर एकदम रिजिड थे कि नहीं, नोटिस तो नहीं देने देंगे। मैं कहा छोड़ो यार, कोई और मिल जाएगी प्रॉपर्टी। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स वी केम टू नो, जो ओनर था उसका और उसकी वाइफ के बीच में डिवोर्स केस चल रहा था। और डिवोर्स में वो जो वाइफ है वो एलिमिनी मांग रही थी, और वो एलिमिनी में वो मकान मांग रही थी। दैट वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसलिए वो नोटिस नहीं देने दे रहे थे। दैट वाज द सीन। और अगर कल को बाई चांस हमने वो प्रॉपर्टी खरीद ली होती, टाइटल तो ठीक था उसका, लेकिन कल को कोर्ट ने एलिमिनी मान ली होती और उस वाइफ को वो एलिमिनी मकान दे दिया होता, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती। फिर मामला स्टे में चलता रहता। हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने प्रॉपर्टी उसको दे दी है, पता नहीं कब जाकर के प्रॉपर्टी का मामला सलटता। कम से कम 50-60 साल तो लग ही जाते, और तब तक हमारा लोन चल रहा होता, इंस्टॉलमेंट चल रही होती, पथाटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत सोच समझ करके प्रॉपर्टीज खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन आया, क्या सिचुएशन आई। देयर वाज अ कंपनी विच वेंट इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में जब कंपनी जाती है तो उसमें कौन अपॉइंट होता है? लिक्विडेटर। अभी लिक्विडेटर भाई साहब अपॉइंट हो गए हैं, और लिक्विडेटर ने बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा हूँ। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्होंने सेल किया, बिड्स वगैरह मंगाए, ये लोग तो इसी तरह से बेचते हैं। तो जिसकी हाईएस्ट बिड आई थी उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। सेल की कंडीशन थी, देयर वाज अ कंडीशन कि एसेट को विद लाइबिलिटीज हम बेच रहे हैं। और वाज द कंडीशन? विद लाइब्रेरी, मतलब एसेट पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो बायर की जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कंडीशन के साथ एसेट को सेल किया जा रहा था। तो वन ऑफ द बायर जो था उसने हाईएस्ट बिड लगाई है, नहीं अग्रीड कि ठीक है, प्रॉपर्टी पे जो भी ऑब्लिगेशन है वो मैं बियर करूंगा, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड, उसने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को कोई भी ऑब्लिगेशन है तो वो अपनी ऑब्लिगेशन रेज कर दें। 1 मंथ का नोटिस दिया, नो ऑब्जेक्शन रिसीव फ्रॉम एनीवन। अब कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ तो बायर थॉट कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, तो इसीलिए उसने एंटायर कंसिडरेशन लिक्विडेटर को पे कर दिया। स्टोरी समझ में आ गई यहाँ तो? देन व्हाट हैपेंड, अब बायर परचेस कर चुका है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी है बायर के नाम पे। अब म्यूनिसिपैलिटी जो होती है ना, उसने बोला कि हमारा इस प्रॉपर्टी पे म्यूनिसिपल टैक्सेस बाकी है। तो ये, हाँ, इसको लेकर के मुद्दा स्टार्ट हो गया। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस बाकी हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए पहले तो म्यूनिसिपलिटी लिक्विडेटर के पास गई कि भाई तुम्हारी ये प्रॉपर्टी थी, तुम्हारे इस प्रॉपर्टी पे म्यूनिसिपल टैक्सेस बकाया थे, तो तुम ये बकाया चुकाओ। तो लिक्विडेटर सेड कि हमने जो एसेट है विद लाइबिलिटीज बेची है, तो विद लाइबिलिटीज बेची है, इसलिए अब जिम्मेदारी किसकी है? बायर की है, आप बायर से वसूलो। तो बायर सेड कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया था और ऑलरेडी मैं एडवर्टाइजमेंट दे चुका हूँ, उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, उसमें अब मेरी कोई गलती नहीं है। व्हाट यू थिंक, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस म्युनिसिपल टैक्स, बायर और लिक्विडेटर? हाँ, तो इसका लिक्विडेटर लाइबल होगा। अच्छा, मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस गए काम से, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी को अब नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं नहीं, इसमें नहीं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर किसी का बकाया हो, कुछ भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो, या कोई भी डिस्प्यूट हो किसी का इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो रेज करें। हाँ हाँ, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी वही तो, डेट्स वेट्स कोई भी बकाया हो तो बायर लाइबल है। व्हाट डू यू थिंक, बायर लाइबल है? बायर लाइबल है? व्हाट डू यू थिंक? बायर नहीं है तो कौन लाइबल है? लिक्विडेटर। हाँ, मतलब कंपनी ऑब्वियसली, कंपनी तो कोई कुछ है नहीं, अब तो सारा कुछ लिक्विडेटर ही देख रहा है। आप क्या बोलते हैं? हाँ, उसने तो बढ़िया एडवर्टाइजमेंट ही डाल दिया, इससे ज्यादा क्या पूछेगा वो। लिक्विडेटर खुद तो कंपनी है नहीं ना, एक्चुअली लिक्विडेटर खुद ही थर्ड पर्सन है ना। उसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, और बकाया बकाया चीजों के बारे में पता भी नहीं चलता, बहुत बार बहुत सारी चीजें बाद में पता चलती है। हाँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, लाइव वाले बच्चे क्या बोल रहे थे, कनिका ने क्या आंसर दिया? लिक्विडेटर लाइबल है, अच्छा। और कौन है लाइव में? हाँ, पल्लवी।
बायर, साक्षी लिक्विडेटर, चलो तो मतलब म्यूनसिपैलिटी को बोलते हैं कि भैया तुम भुगतो, अब तुम्हारी गलती है। सरकार किसी का पैसा छोड़ती नहीं है, ये सिंपल बात है। ये तो कभी सोचना भी मत सपने में कि सरकार पैसा छोड़ देगी। वो तो कहीं ना कहीं से, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन होता शायद उसके बारे में हम एक बार को बोल देते कि उसकी गलती है, लेकिन सरकार के बारे में हम ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते, गंदी बात। तो अब इस केस में रिस्पॉन्सिबल जो है, पहली बात तो म्युनिसिपल टैक्सेस तो मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और किससे मिलेंगे? वो लिक्विडेटर से मिलेंगे, बायर से नहीं मिलेंगे। बायर ने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब रीजन क्या है समझो। बायर ने एडवर्टाइजमेंट दिया, परचेज कंसिडरेशन जो पे किया गया वो फुल पे कर दिया गया लिक्विडेटर को। बायर का कंटेंशन है कि अगर मान लो ऑब्लिगेशन उस वक्त आती तो व्हाट वुड आई हैव डन, मैं टोटल कंसिडरेशन में से लायबिलिटी माइनस करता और फिर बाकी का कंसिडरेशन लिक्विडेटर को देता। तो एक तरह से आई हैव पेड एक्सेस मनी टू द लिक्विडेटर, तो डेफिनेटली दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट आउट ऑल द ऑब्लिगेशन नाउ, क्योंकि उस वक्त अगर ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई है तो इसलिए मैंने पूरा कंसिडरेशन लिक्विडेटर को पे कर दिया है। अब लिक्विडेटर ही लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए जिम्मेदार होगा। कंपल्सरी नहीं होता, वॉलंटरी होता, लेकिन आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो। देखो कितना बड़ा ऑब्लिगेशन बच गया ना उसका एडवर्टाइजमेंट देने से। जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे ना वो सारे डिस्प्यूट निकल के सामने आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो आप सिक्योर हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। गॉट इट? ऑल सेट? हाँ जी। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन उसने इसीलिए तो बायर मान गया था इस बात को कि हाँ ठीक है, और इसीलिए बायर ने बोला कि मैं एडवर्टाइजमेंट दे देता हूँ, अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई लाइबिलिटी निकल के आई तो मैं लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, बाकी का कंसिडरेशन आपको पे कर दूंगा। लेकिन लाइबिलिटी आई नहीं। हाँ, अगर उसको अवेयर होता और अवेयरनेस के बाद भी वो ऐसा करता तो डेफिनेटली जिम्मेदारी हो जाती है। देखो सुनो, हाँ अब लाइबिलिटी जीरो थी इसलिए उसने लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन मान लो 5 करोड़ निकाला। लाइबिलिटी जीरो थी इसलिए, अगर लाइबिलिटी होती मान लो 1 करोड़ थी तो व्हाट ही वुड हैव डन, 4 करोड़ का वैल्यूएशन बोलता, क्योंकि मुझे 1 करोड़ मुझे लाइबिलिटी का पे करना है, 4 करोड़। तो ये तो लॉजिकल बात है ना, असेट की वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी लाइबिलिटी की वजह से, कंसिडरेशन चेंज होता है, पेमेंट कितना करना है वो चेंज होता है, ना कि असेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके फाइन, ऑल सेट। चलो चलो, 2 टाइप की रीड्स हमारी हो गई है, नंबर 1 इज लॉफुल डीड एंड नंबर 2 इज प्रिटेंडेड। अब तीसरी बात करें लेटेंट। लेटेंट देखो, अगर लेटेंट डीड की हम बात करें तो कोई भी ऐसी डीड जो 20 ईयर्स और मोर के लिए बनाई जाती है, दैट्स इट। द ओनली कंडीशन इज दैट इफ एनी डीड इज क्रिएटेड फॉर मोर देन 20 ईयर्स। क्या कोई एग्जांपल समझ में आता है आपको लेटेंट डीड का? कौन सा? लीज डीड। मोस्ट लाइकली लीज डीड जो होती है वो कितने पीरियड के लिए होती है? 20 ईयर्स और मोर के लिए हो सकते हैं। किसने बोला? कितने भी साल की हो सकती है? 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने भी साल की हो सकती है? वो तो हाँ ईजमेंट के राइट मिल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जैसे कई बार होता है ना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हुआ है, इन पे जनरली लेटेंट डीड बना दी जाती है, क्या ही फर्क पड़ता है, ले ले राइट। समझ रहे हो? इस तरह से चले। Deeds kept for 20 years or more, that is called latent deed. अगर मान लो शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में 4 मार्क्स का, latent deed, define latent deed, then what would you do? 4 नंबर का आंसर तो 1 लाइन का है। पहले डीड क्या होती है, हाँ डीड के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उसमें से वन ऑफ द टाइप लेटेंट है, और फिर उसको एक्सप्लेन किया हमने। कम से कम ट्राई करना 1 पेज का आंसर तो बन जाए, है ना, क्योंकि पता चला कि हम 1 लाइन लिख के आ रहे हैं और उसमें हम तो पूरा लिख के आ गए भाई, तो ऐसे तो वो आधा नंबर देगा 4 में से, जस्ट दैट्स इट। चलिए, वॉलेंट्री डीड। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। तो देखो डीड तो सब अपनी मर्जी से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब मर्जी नहीं है, या वॉलेंट्री का मतलब है विदाउट एनी कंसिडरेशन। क्या मतलब है? विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर कोई भी डीड विदाउट कंसिडरेशन, जस्ट लाइक गिफ्ट डीड, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? वॉलेंट्री डीड बोलते हैं। तो देखें, डीड क्रिएटेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, दैट इज फॉर लव एंड अफेक्शन। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा गिफ्ट डीड्स बनती है शादी के टाइम पे, पता है क्या आपको?
जितना भी ब्लैक का व्हाइट होता है ना, वो सारा का सारा शादी के टाइम पे होता है। इंडियन मैरिजेस होती इसलिए। हाँ सच में, पता है क्या आप लोगों को? टैक्स फ्री होते हैं। जितने भी शादी में आने वाले गिफ्ट है वो टैक्स फ्री होते हैं। अच्छा अब होता क्या है, हाँ और क्या, उनमें तो ऐसा ही होता है। और आपने देखा बिजनेसमैन को ना बहुत ज्यादा जल्दी होती है अपने बच्चों की शादी करने टैक्सेस में, कि बच्चा मतलब 21 साल का हुए नहीं, लो जी शादी। मतलब उसके पीछे क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है? वो सारी प्रॉपर्टीज वापस लेनी है ना, जो अभी तक इधर उधर करवा रखी थी हमने। अच्छा क्या होता है, मैं आपको रीजन बताती हूँ क्या करते हैं लोग बेसिकली प्रॉपर्टीज में। अच्छा प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू और डीएलसी प्राइस में डिफरेंस होता है, क्या ये बात पता है आपको? मार्केट वैल्यू जितने में आप खरीद रहे हो, डीएलसी, डीएलसी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो प्राइस डिटरमाइन करती है, मतलब एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो प्राइस है। अच्छा मान लो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यू होना चाहिए 1 करोड़, लेकिन वो मार्केट में प्रॉपर्टी बिक रही है 5 करोड़ में, तो ये 4 करोड़, 4 करोड़ लोग कैसे सल्टाते हैं? कैश में। कैसे सल्टाते हैं? कैश में। जिसके पास कैश है वो तो सल्टाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी सल्टाएगा। पता है क्यों? स्टैम्प ड्यूटी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन शो करते हैं ना उतना ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी लगते हैं। तो कोई किसी भी कीमत पे डीएलसी से ज्यादा प्राइस तो शो ही नहीं करता सेल डीड के अंदर। जब सेल डीड बनाते हैं ना लोग, तो डीएलसी प्राइस पता की जाती है, कितने की डीएलसी, कितने की डीएलसी है। वो डीएलसी 1 करोड़ की है तो भाई साहब ट्रांजेक्शन 1 करोड़ का ही होगा, चाहे आपने 5 करोड़ में किया हो, 6 करोड़ में किया हो, 10 करोड़ का किया, डजंट मैटर। इवन दो किसी के पास बिल्कुल वाइट मनी है तो वो बैंक से पैसे निकालेगा बकायदा कैश, और फिर वो कैश में पे करेगा। और जिसके पास ऑलरेडी कैश है, ब्लैक मनी बड़ी है, वो तो ठिकाने लगाएगा ही लगाएगा। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, 1 करोड़ का चेक पे होता है, बाकी का बैलेंस जितना भी अमाउंट है वो कैश सेटल होता है। तो क्या इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि नहीं होती है? जबरदस्त होती है। जितने भी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, लाइक मर्डर वर्डर, किडनैपिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज है ना, स्मगलिंग, ये जितने भी कांड करते हैं, वो लोग अपना जितना भी ब्लैक मनी है वो सब कैश में मिलता है ऑब्वियसली। तो वो कैश मनी को किस में इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा अब देखो खुद के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी खरीद लोगे? जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदोगे तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निगाहों में आ जाओगे ना। तो लोग क्या करते फिर? रिलेटिव्स के नाम पे बेनामी ट्रांजेक्शन, मतलब गाँव में भैया काका जी रहते हैं, फूफा जी रहते हैं, नाना जी रहते हैं, मामा जी रहते हैं, है ना, तो वो लोग जैसे इलिटरेट हैं, अगर जैसे पहले इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी तो लोग अंगूठा लगाते थे, जैसे अभी तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है काफी हद तक, और काफी हद तक ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, क्योंकि डीएलसी और मार्केट प्राइस अब इतना वेरिएशन नहीं रखती है। और जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ तब से तो कहानी भी काफी चेंज हो चुकी है। तो अब क्या होता था पहले कि लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करा देते थे, और उनको बोलते, उनको क्या पता, सिर्फ अंगूठा लगाना है उनको। तो अब बताओ गाँव में किसी रिश्तेदार के नाम पे आपने कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे थोड़ी ना हर किसी के घर पे छापे लगाने पड़ेगा। तो अब किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी तो हो ही सकती है, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, ये तो हो ही सकती है, नॉर्मल सी बात है। अब आपने 10-20 रिश्तेदारों के नाम पे ऐसी प्रॉपर्टी खरीदवा दी, उसकी सेल डीड अपने पोजेशन में रख ली ताकि वो प्रॉपर्टी बेच ना पाए, कुछ और नहीं कर पाए। उसको बोला कि भाई आपने साइन किया, अंगूठा लगाया, उसके 10,000 रुपये ले लो। फिर जैसे घर में शादी होगी तो जितनी भी प्रॉपर्टी उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी ना वो सारे के सारे गिफ्ट डीड बनेंगे फिर, और गिफ्ट डीड के नाम पे जो भी अपने बेटा बेटी जो भी है उनके नाम पे रजिस्टर कराई जाएगी। तो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी वापस से अपने घर में लाई जाएंगी। और शादी के टाइम पे मैरिजेस में जितने भी गिफ्ट आते हैं सब क्या होते हैं? टैक्स फ्री। शानदार काम हो गया। तो हार्डली हमने कितना रुपए पे किया? 10-20 हज़ार रुपये पे किया, साइनिंग किया, वो भी खुश, 20 हज़ार रुपये मिल गए, शादी में मस्त एंजॉय कर लिया, और हम भी खुश, करोड़ों करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी हमने व्हाइट में कन्वर्ट करा दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडियन मैरिजेस। इसे उनको बड़ी जल्दी होती है, फटाफट शादी होए ताकि फटाफट सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे आ जाए। रियलिटी बताते नहीं है घर वाले, लेकिन होता ऐसा है। देखो डीएलसी मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट जब भी अगर पोजेशन लेगी उस प्रॉपर्टी पे, मतलब जब भी कब्जा करेगी, तो गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ से ज्यादा पेमेंट नहीं, समझ रहे हो? दैट इज व्हाट द डीएलसी। जैसे मान लो रोड चौड़ा करना है, मान लो हमें कोई एयरपोर्ट लेके आना है, कोई भी ऐसे पब्लिक वेलफेयर के कोई काम करने हैं, उसके लिए गवर्नमेंट एक्विजिशन कर सकती है आपसे लैंड का, पता है ये बात? तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगी, तो किस प्राइस पे देगी? डीएलसी प्राइस पे देगी, ठीक है।
अब मार्केट में ये डीएलसी प्राइस ऑफ सेट है, अब मार्केट में स्कैसिटी ऑफ लैंड है, मुझे खरीदना है, तो सेलर है वो कितना प्राइस भी कोट करेगा, समझ रहे हो? तो ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिसाइड किया गया प्राइस में। जैसे मार्केट, शेयर मार्केट में भी होता है ना, शेयर का प्राइस बनता तो इतना है लेकिन मार्केट में ट्रेड हो के पता नहीं कितना पहुंच गया है, एग्जैक्टली वैसा ही। कोई शक? चलो, लेटेंट डीड का तो एग्जांपल हमारा क्या है, दैट इज व्हाट, लीज डीड। और इसका एग्जांपल क्या है, गिफ्ट डीड। हाँ जी, ये हमारे मुकेश अंबानी जी। अच्छा, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा है कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना? अच्छा, अब अरे भाई इनकी कंपनी रिलायंस कंपनी का मार्केट क्या पता है कितना है? रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़, पहले था 16 लाख करोड़, अब हो 20 लाख करोड़। ये मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इसमें ऑलमोस्ट 60% स्टेक मुकेश अंबानी का है। जो सिर्फ एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, उन सबके ओनर। तो बहुत पैसा है इनके पास। अभी आनंद की शादी की थी तो क्या गिफ्ट बांटे गए ना धमाधम, मतलब आनंद ने अपने फ्रेंड्स को, जो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, उनको वॉचेस दिए। कितने करोड़ की? 2 करोड़ की, 2 करोड़ की थी, हाँ 2 करोड़ की जो भी वॉचेस थी। तो कुछ भी दे सकते हैं गिफ्ट में। एग्जैक्टली मान लो इनकी डॉटर नीता ईशा अंबानी की जो शादी थी, हाँ हाँ, तो इन्होंने वैसे भी उसके बाद तो प्राइजेस बढ़ा दिए ना जितने भी प्लान है वो सब इनहेंस हो गए हैं। और इन्होंने इनहेंस किए तो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन, जितनी भी कंपनीज थी, तो आप एयरटेल के देख लो, वोडाफोन के देख लो, सबके प्राइस राइज हो गए, क्योंकि एक्चुअली सब लोग जियो पे बेस्ड होते हैं ना भाई। जियो का प्राइस कम है तो एयरटेल कैसे प्राइस बढ़ा सकता है? तो जैसे इन्होंने प्राइस अनाउंसमेंट किया राइस, तो सबका फटाफट लो जी भाई, मौका मिल गया सबको काम करने का। तो अभी यहाँ पे मुकेश अंबानी की डॉटर जो है ईशा अंबानी, उनकी शादी है, तो उन्होंने अपनी डॉटर की शादी में, ये एक प्यारा सा बंगला है छोटा सा, उनको गिफ्ट दिया। तो ये जो गिफ्ट दिया उसमें इन्होंने क्या किया, गिफ्ट डीड बनाई, गिफ्ट डीड बना करके ईशा को दे दिया और ईशा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। तो क्या ये लव एंड अफेक्शन में दिया गया है? यस ऑफ कोर्स, इट इज फॉर लव एंड अफेक्शन। मुकेश अंबानी बंगला क्या कुछ भी दे सकते हैं, अनंत को तो पता नहीं क्या क्या दिया है, तो पता नहीं क्या 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 सुनने में आया, पता नहीं 200-250 करोड़ का क्या, क्या गिफ्ट दिया है उसको, पता नहीं क्या क्या दिया है उसको, बहुत सारी चीजें। बंगले बंगले तो जो बॉलीवुड स्टार्स आए थे उन्होंने दे दिए, उन्होंने गिफ्ट कर दिए। दिस इज फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन। चलिए, नेक्स्ट इज वारंटी डीड। वारंटी, व्हाट डज इट मीन वारंटी? वारंटी और गारंटी दो अलग टर्म्स होते हैं हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, परफेक्टली सेड। वारंटी प्रोडक्ट्स की होती है और गारंटी इंसान की होती है। इंसान के लिए कभी बोला है कि हम इसकी वारंटी लेते हैं? गारंटी होती है। अच्छा, इंसान की किस बात की गारंटी करते हो? कैरेक्टर की गारंटी, परफॉर्मेंस से रिलेटेड गारंटी कि काम कर देगा, हाँ है ना, कि भाई टाइमली रिपेमेंट कर देगा। हाँ, मतलब उसके कैरेक्टर, मतलब मोटा मोटा सा मिलाकर कैरेक्टर और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, उसी में सब कुछ फॉल कर जाता है। तो वो तो होती है किसी इंसान की गारंटी। और जब भी हम ये बात प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वारंटी डील। अच्छा, वारंटी में क्या क्या हो सकता है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए वो प्रोडक्ट हमारे प्रेस्क्राइब स्किल्स पे काम करेगा, जो हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, तो वो प्रेस्क्रिप्शन तक कितने टाइम ड्यूरेशन तक काम कर सकता है ना? अच्छा, वो अगर नहीं करें, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो उससे पहले ही ढेर हो जाए, या तो रिपेयर करेंगे या चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड वारंटी। ओके, डीड विच कंटेन्स अ प्रॉमिस फॉर वारंटी इज व्हाट वारंटी डीड। जैसे मान लो आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, तो वॉशिंग मशीन में दो टाइप की वारंटी हो सकती है ना, एक तो ऊपर की प्लास्टिक बॉडी की, और एक मोटर। अच्छा, जो प्लास्टिक बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी, हो सकता है उसकी वारंटी का पीरियड कम हो सकता है उसका वारंटी पीरियड 3 साल हो, क्योंकि हर एरिया में वाटर कैपेसिटी अलग अलग होती है, पता है आपको?
तो किसी वाटर में कुछ ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सॉल्टी वाटर भी होता है किसी किसी एरिया का, उसकी वजह से हो सकता है प्लास्टिक जल्दी खराब हो जाए। और कुछ एरिया में जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर का जैसा भी जो भी उसमें मैट्रिक्स उनको फॉलो करते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते, एक सिंपल से प्लेन लेवल पे वाटर है, तो हो सकता है कि आपकी प्लास्टिक बॉडी कई टाइम तक चले। ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना? तो उन्होंने बोला प्लास्टिक बॉडी का 3 साल का वारंटी, और मोटर जो है, मोटर पे हमने बोला से 5 ईयर्स का वारंटी। तो जिस हिसाब से उन्होंने वारंटी दिया है उस पीरियड तक वो प्रेस्क्राइब मैनर में काम करेगा प्रोडक्ट। अगर नहीं करता है तो वो रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयरिंग करके देंगे, राइट है? अच्छा, क्या एक लॉफुल डीड और वारंटी डीड एक साथ हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली हो सकती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही टाइप की डीड होगी। एक डीड लॉफुल भी हो सकती है, लॉफुल तो होगी ऑब्वियसली, दूसरा लेटेंट भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है, मतलब एक साथ मल्टीपल काइंड्स ऑफ डीड्स हो सकती है, राइट है? चलो, हाँ जी। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कोई मूवेबल पार्ट्स भी लगा रखे हैं आपने तो उसके लिए हो सकती है वारंटी। जैसे प्लांट एंड मशीनरी होती है ना, इमूवेबल एसेट है ना, तो उससे रिलेटेड कोई हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं लैंड बिल्डिंग ही हो, कोई और चीज भी हो सकती है, या इवन लैंड बिल्डिंग है तो उसके कंस्ट्रक्शन की वारंटी हो सकती है। जैसे मान लो फ्लैट बेचा, तो फ्लैट के कंस्ट्रक्शन की वारंटी हो सकती है कि भाई ये यहाँ पे सीलन नहीं आएगी, है ना, या फिर ये जो दीवारें गिरेंगी नहीं, मतलब समथिंग सॉर्ट ऑफ, कि आप रहने गए पता चला कोलैप्स हो गया, मतलब ऐसी वारंटी हम दे रहे हैं कि कम से कम 10 साल तक इसके कंस्ट्रक्शन को कोई परेशानी नहीं आने वाली, समथिंग। हाँ, 10 साल बाद गिर सकता है। अरे बिल्डिंग्स गिर जाती है भाई। अब मुंबई में देखो, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जिनकी हालत खराब हो चुके हैं, और वो ऐसी कंडीशन में आ गई है कि कभी भी गिर जाए, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं वहां पे, है तो है। अच्छा, इंक्लूसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव? ये चीजें इंक्लूड होती है ना? अच्छा, जैसे एग्जीक्यूटिव में आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हुई, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन पढ़ते हैं ना सब। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भाई ये चीजें फॉल करेंगी, दैट्स इट। एक्सक्लूसिव मतलब ये फॉल नहीं करेगी, उसके अलावा बाकी सब कुछ, ऐसा ही होता है। अच्छा, इंक्लूसिव बेसिकली एक बाउंड्री वॉल बताता है कि आप किस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रह करके काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने मनमाने ढंग से कुछ भी काम कर सकते हो क्या? ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं? बहुत सारे बहुत है, हाँ सही बात है। जैसे कोई एक आध एग्जाम्पल बताओ। टाइम पे घर पहुंचना पड़ता है, सही बात है। और अच्छा, टाइमली कॉल रिसीव करना बहुत जरूरी है, ठीक बात है। और हाँ, हाँ, हाँ बहुत ही है, और क्या, सही बताओ, और दो चार एग्जाम्पल देते जाओ। हाँ, मतलब अनलिमिटेड पैसा नहीं मिलता घर वालों से खर्चा करने के लिए, ठीक है। और बताओ। फोन, हाँ, फोन, सही बात है, फोन का रेस्ट्रिक्शन, कौन से फ्रेंड के साथ घूमने जाओगे ये रेस्ट्रिक्शन। सॉरी, हाँ, वो तो कहने की बात है वैसे। वो तो हमारे हाथ में है कि हम क्या ही करेंगे। हाँ, वो बचपन में होता था, पता है क्या? पहले जैसे ना वो केबल कनेक्शन आते थे बचपन में ना, तो ना पेरेंट्स क्या करते थे, एग्जाम टाइम में केबल कटवा देते थे। है ना, ये मोस्टली। अरे अब तो केबल ही कौन देखता है, अब तो हर किसी के फोन में नेटफ्लिक्स चल रहा है भाई, सब कुछ चल रहा है सबके फोन में आजकल, तो ये सब बातें खत्म हो चुकी। हाँ, लेकिन पहले ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। अच्छा, जैसे कुछ कुछ घरों में रेस्ट्रिक्शन हो सकती है कि आप ड्रिंक नहीं करोगे, है ना, और सिगरेट नहीं पियोगे, ऐसी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो हो सकता है कि जब रेस्ट्रिक्शन है तो हम बाहर जाके ये काम करके आते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, एक बाउंड्री वॉल बता रखी है आपको कि इसके बाहर रह करके काम नहीं करना है, दैट इज व्हाट रेस्ट्रिक्शन, कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है, दैट सेज द बाउंड्री वॉल। एग्जैक्टली ऐसा ही बाउंड्री वॉल हमारी डीड में भी होता है। मान लो हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, कितने साल के लिए अपॉइंट किया, से 5 साल के लिए, वो क्या करेगा, क्या ड्यूटीज है, किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, कितना सैलरी मिलेगा, मतलब उसका पूरा एंटायर बाउंड्री वॉल, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डीड। समझ में आया इंक्लूसिव?
deed which contains designated boundaries which are expected while in operating of the deed. तो अगर आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री वॉल में रह करके काम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। कोई शक है? चलो मैं वापस से फटाफट रिकैप करूँ। पहली डी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, वॉलंटरी, वारंटी एंड इंक्लूसिव। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें सीखना है, क्या क्या बातें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1, डीड पूल। अच्छा, डीड पूल, डीड पोल, इंडेंचर, साइरोग्राफम, ये सारी बातें हम करें उससे पहले मैं ना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। देखो, पुराने जमाने में किस तरह से अग्रीमेंट बनाए जाते थे? इंडेंचर के फॉर्मेट में। कैसे? इंडेंचर। चलो इंडेंचर क्या होता है उसको पहले समझते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं। दया को सब जानते हैं? दया है ना, सबने देखा है। सीआईडी, सीआईडी, सीआईडी आता था। हाँ हाँ, नहीं तारक मेहता वाला नहीं, सीआईडी वाला। दया, दया गेट तोड़ दो, वो वाला है ना। अच्छा, वो कौन? प्रद्युम्न, प्रद्युम्न बोलता था ना। ठीक है, अभी वंस अपॉन अ टाइम की बात है। एक कपल था जो काफी रिच कपल था और अप्रोक्सीमेटली उनकी एज होगी 55-60 के आसपास का। बच्चे साथ में रहते नहीं थे, ऑब्वियसली बाहर चले गए हैं, इंडिया के बाहर। दोनों कपल अपने मस्त लाइफ जीते थे। मतलब सेठ जी सॉर्ट ऑफ थे वो। सेठ जी ना तो एकदम मस्त बिजनेसमैन, बड़े मोटे हट्टे कट्टे वैसे। अच्छा, एक दिन सेठ जी और शेठानी जी थे ना, उनकी लड़ाई हो गई। शेठानी जी ने बोला कि मैं से नाराज हूँ, और वो नाराज हो गई तो इसलिए अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग करने चली गई, गोवा चली गई। तो अब जो सेठ जी थे वो भी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हो गोवा, तो मैं अपने फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके मस्त रहूंगा, अपना अकेला रहूंगा, है ना। तो वो अपने फार्म हाउस पे चले गए। अब फार्म हाउस पे उनका एक सर्वेंट था जो पूरा केयर टेकर था वहाँ का, सब कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग देखना, खाने वाने का अरेंजमेंट देखना, सब कुछ वही देखता था। सेठ जी शाम के टाइम पे फार्म हाउस पे पहुंचे, डिनर किया नहीं था तो इसलिए बेड पे लेट गए और ड्राइंग पे मत जाना बेड पे लेट गए ठीक है, बेड है ये, है ना, ये हमारी साइड टेबल्स हैं बेड की, है ना, ऐसे यहाँ पे लेट गए। अच्छा, अब उन्होंने अपने जो वहाँ पे केयर टेकर था उनको बोला कि डिनर का अरेंजमेंट करो, मैं थोड़ी देर में रेस्ट करके आता हूँ, खाना साथ में खाएंगे। तो ठीक है भाई, वो खाने का अरेंजमेंट करने चला गया, क्योंकि वैसे रेयरली कोई आता था वहाँ पे। अब सेठ जी आए तो अच्छा से खाने का अरेंजमेंट करना है, तो जहाँ से भी ऑर्डर वार्डर करना था इसने खाना वाना ऑर्डर किया। और थोड़ी देर में देखा कि लाइटें चली गई हैं। अचानक से लाइटें चली गई तो वो लाइट फिक्स करने बाहर चला गया, और जैसे ही लाइट फिक्स करके बाहर से आया तो उसने सेठ जी की चीखने की आवाज़ सुनी बहुत ज़ोर से। सेठ जी चिल्लाए और सडनली वैसे ही लाइट आ गई। और लाइट आ गई तो उसने क्या देखा कि सेठ जी के पेट में चाकू घुसा हुआ है और ब्लड पूरे फ्लोर पे फैला हुआ है। ठीक है, अब उसको कुछ समझ नहीं आया। उस केयर टेकर ने इमीडिएटली सीआईडी को बुला लिया। अब सबसे पहले एंट्री होती दया की। अब दया जो है उस पूरे रूम का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, देख रहा है कि भाई क्या हुआ है, कोई एविडेंस है यहाँ पे। तो उसने क्या देखा, इस टेबल पे एक डायरी पड़ी हुई थी। डायरी, उस डायरी से एक साइड में डस्टबिन की तरफ एक पेपर क्रश किया हुआ पटका हुआ था। तो उसने उस क्रश पेपर को उठाया, उसको ठीक भी किया, और फिर उस पेपर को उस डायरी से सेट करने का ट्राई किया कि ये पेपर उस डायरी का ही है या नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको कुछ कुछ लिखने की आदत होती है, तो ऐसे सेठ जी को भी कुछ लिखने की आदत थी। तो उन्होंने कुछ लिख रहे होंगे और वो लिख रहे थे तो कोई आके मर्डर करके चला गया, तो उसने हो सकता है वो पेपर वहां से फाड़ के फेंक दिया। अब दया जो है इस पेपर को इसमें फिक्स करने का ट्राई कर रहा है कि पेपर इसका है या जानबूझ करके मैनिपुलेट किया गया। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जानबूझ किसी को फंसाने के लिए, कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कोई पेपर अलग से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाए। अच्छा, अभी फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा वो कैसे पता चलेगा? जैसे ये डायरी है, अगर मान लो डायरी में से कोई पेज फटा है कुछ इस तरह से,
तो ये एजेस दिख रहे हैं आपको, एजेस, क्या ये सेम एजेस उस पेपर पे भी फाइंड आउट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इसी तरह से उसको फिक्स किया जाता है कि भाई ये एजेस मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये पेपर इसी का है। सेम यही कॉन्सेप्ट इंडेंचर में होता था। इंडेंचर, व्हाट इज इंडेंचर एक्चुअली? बेसिकली इंडेंचर क्या होता था कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है ऐसे, इसमें ये डॉटेड लाइंस है, डॉटेड लाइंस में डुप्लीकेट किया गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है। दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज अपना अपना पेपर सीवियर कर लेंगे, फाड़ लेंगे और अलग अलग ले लेंगे। तो एक पार्टी के पास ये वाला पोर्शन आ गया है और दूसरी पार्टी के पास ये वाला पोर्शन आ गया है। जब भी उनको मैच करके देखा जाएगा तो वो दोनों मैच हो जाने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम इंश्योर करें कि फ्रॉड ना हो, सेम पेपर यहाँ पे रहे। तो ये कॉन्सेप्ट चलता था इंडेंचर। क्या आपने इंडेंचर आज के जमाने में देखा है कहीं? देखा तो है, फीस रिसिट होती है ना भाई, दैट इज द फॉर्म ऑफ इंडेंचर। डुप्लीकेट में होता है ना इंडेंचर, और क्या होता है कॉलेज के फॉर्म्स में भी होता है इंडेंचर। आपने देखा है दो पार्ट होते हैं, एक पेज फाड़ करके आपको दिया जाता है और एक वो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। दिस हैपन। और कहाँ कहाँ होता है? कहाँ पे? हाँ, इमिग्रेशन पे भी होता है। ओके, कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन? हाँ, बिलिंग में, हाँ जितने भी बिलिंग्स होते हैं उन सब में होता है, राइट। हाँ, वो बिल्स, इनवॉइस या रिसिप्ट जो भी आप बोल लो, उन सब में एक डॉक्यूमेंट उनके रिकॉर्ड के लिए होता है, एक हमको दिया जाता है। पहले अग्रीमेंट्स भी उसी फॉर्मेट में बनाए जाते थे, फाड़ फाड़ करके जितनी पार्टीज हैं उनको दे दिया जाता था। ठीक है, हाँ मतलब उसमें ऊपर का वो जो है ना रोल नंबर वाला पार्ट हटा देते हैं और उसमें कुछ कोडिंग डाल देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चल रही कौन से रोल नंबर वाली कॉपी कौन सी है। तो हाँ, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे फर्स्ट पेज फाड़ दिया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉपी एग्जामिनर को चेक करने के लिए दे दी जाती है। इंडेंचर, इंडेंचर का फॉर्म है वो, है ना। मतलब अगर यही सेम अग्रीमेंट में होता था पहले तो उसको क्या बोलते थे अपन? इंडेंचर। अब नहीं चलता ये, अग्रीमेंट्स में इंडेंचर का फॉर्मेट नहीं चलता, पहले चलता था, ये वंस अपॉन अ टाइम की बात है। तो लोग क्या करते थे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पन्ने फाड़ देते थे और उसमें से ये देखते थे कि मैच करके देखते थे कि किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया। अच्छा, फिर इसका एडवांस वर्जन आया, इंडेंचर के बाद एक एडवांस वर्जन आया एंड दैट वाज साइरोग्राफिम। साइरोग्राफिम, अच्छा अब साइरोग्राफिम क्या है? ये एडवांस वर्जन है इंडेंचर का। अभी क्या करते थे, उनको लगता था कि यार स्ट्रेट डॉटेड लाइन में तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, सेम टू सेम मिलती हुई डॉटेड लाइन कहीं से भी बना करके उसको फिक्स करवा सकता है। तो एक एडवांस वर्जन निकल के आया कि भाई पेपर है, फाड़ेंगे तो हम सही, लेकिन उसमें स्ट्रेट डॉटेड लाइन की जगह पर जिगजैग डॉटेड लाइन होंगी। ठीक है, और बीच में क्या लिखा होगा? साइरोग्राफिम, YRORAHUM, इस तरह से लिखा हुआ होता था। अब अगर आप पेज को ऐसा सीवियर करोगे जिसमें क्या होने वाला है, ऐसे एक जिगजैग एक जने के पास है ना, और दूसरा जिगजैग दूसरे के पास, और इवन साइरोग्राफिम का सी का आधा लेटर यहाँ पे और आधा यहाँ पे। अब एग्जैक्टली सेम टू सेम हूबहू कॉपी कर सकता है क्या कोई? एजेस को मैच कर सकता है? वो डिफिकल्ट हो गया। स्ट्रेट लाइन को मैच करना कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन वो लेटर्स भी, क्योंकि आप है ना कितना ही ट्राई कर लो वो लेटर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर आपने सेम जिगजैग काट भी लिया ना तभी स्टिल वो लेटर्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि 19-20 ऊपर नीचे होते ही। जैसे मान लो एक तो एक स्ट्रेट लेटर है और एक मैंने दो लेटर्स अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं लेटर आपस में मैच नहीं होगा, कुछ ना कुछ राइटिंग वेरिएशन आ ही जाएगा। तो इसीलिए इस फ्रॉड को रोकने के लिए इंडेंचर का एडवांस वर्जन चलता था साइरोग्राफिम। नाउअडेज ना तो इंडेंचर चलता है ना ही साइरोग्राफिम, दोनों ही नहीं चलते। अब क्या होता है? लीड पूल, लीड पूल, लीड पूल बोले तो भैया एक कॉपी बनाई जाती है, रजिस्ट्री कराई जाती है, वही फुल प्रूफ एविडेंस होता है, इसके अलावा कोई और एविडेंस की आपको जरूरत होती नहीं। आपने रजिस्टर करा दिया डॉक्यूमेंट को, दैट इज इनफ, और फिर फोटो कॉपी करा ली जाएगी और जो जो पार्टीज है उनको दे दिया जाए। तो जितनी पार्टीज होती है उतनी कॉपीज बना ली जाती है। या फिर अगर एक से ज़्यादा पार्टनर से पार्टनरशिप डीड है, तो 4 पार्टनर्स हैं तो 4
कॉपीज बन जाएगी उसकी। तो इस तरह से चारों पार्टनर्स को अपनी अपनी सेट दे दिया जाएगा, फाड़ फाड़ के ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? चलो देखो, तो अब डिपार्टमेंट के पास है ना प्रूफ, डिपार्टमेंट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने रखवाया हुआ है, रजिस्ट्री करवाई भी है, उससे ज्यादा प्रूफ तो और क्या चाहिए। पार्टीज के पास तो उनकी कॉपी आएगी आएगी, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो हमारा जैसे रजिस्ट्रार सेल डीड है, सपोज सेल डीड है, तो सेल डीड की जो एंट्री है ना वो रजिस्ट्रार ने अपने रिकॉर्ड्स में कर ली है, बाकी सेल डीड ओरिजिनल आपको दे देगा वो। अगर मान लो आपकी सेल डीड खो भी जाए ना, तब भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो कि उन्होंने रिकॉर्ड रख रखा है, कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। अगर मैं झूठ भी लिख दूं उस डीड के अंदर, तो ओरिजिनल वहां से निकलवा सकते हो। ओरिजिनल इन द सेंस मतलब उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा सकते हो। समझ में आई? इससे यहाँ सेफ एंड सिक्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता। डिपार्टमेंट के पास सिक्योर्ड है भाई, रजिस्ट्री हो सकती है, तो आजकल तो हर चीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाती है, तो सब कुछ सेफ एंड सिक्योर ही है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इंडेंचर। इंडेंचर इज व्हाट? those deeds in which there are two or more parties. It was written in duplicate upon one piece of material, paper जो भी है, which can be severed. Can be severed मतलब फाड़ करके अलग कर लिया जाएगा और हर पार्टी अपना अपना एक पोर्शन रख लेगी। That is called indenture. Whereas what is cyrographism? देखो, the word cyrographism was written between two or more copies of the document and the parchment was cut. Parchment बोलते पेपर, was cut in a zugged line, मतलब पेपर पे कौन सी लाइन होना, zugged line, zigzag line बनाई जाती थी, to this word, to this which word? Cyrographism. तो zugged line में क्या वर्ड लिखा हुआ होगा? Cyrographism, and then उस पोर्शन को फाड़ दिया जाएगा। The idea was that, क्यों किया ऐसा? The difficulty of so cutting another piece of parchment, मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम कटिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, that it would fit exactly to the cutting and writing constituted a safeguard against any fraud. तो भाई एग्जैक्टली सेम कटिंग करना और सेम वैसा ही राइटिंग कर लेना, ये काफी नामुमकिन जैसी बात है, और इस तरह से यहाँ पे किसको रोका जा रहा है? फ्रॉड को रोका जा रहा है। दिस प्रैक्टिस हैज सीज्ड लॉन्ग अगो, पहले चलती थी, अब जैसे ये जग लाइन दिख रही है आपको, ऐसे जग लाइन हुआ करती थी और इसमें सी वाई आधा वाई आर का आधा पोर्शन इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था। दिस इज कॉल्ड साइरोग्राफ। कोई शक है इसमें? इंडेंचर साइरोग्राफ में एकदम क्लियर। अब यहाँ पे ये डीड पूल चलता है, क्या चलता है आजकल? डीड पूल। व्हाट इज दिस डीड पूल? इट इज एन अरेंजमेंट वेयरइन नंबर ऑफ कॉपीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टीज। तो जितनी पार्टी है उतनी कॉपी बना लो यार, फाड़ने की क्या जरूरत है, रजिस्टर कर लेंगे हम इन सबको, हमें अलग से कोई और नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर वो एंटर हो चुका है, तो इट इज ऑलरेडी सेफ एंड सिक्योर, सो दैट ईच मे बी इन पोजेशन ऑफ द कॉपी, ताकि हर कोई बंदा अपनी अपनी कॉपी रख ले, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। कोई शक? ऑल सेट। अच्छा, अब एक वर्ड है डीड पोल। डीड पूल तो क्या हुआ? जितनी पार्टी से उतनी कॉपीज बना ली गई। इंडेंचर एंड साइरोग्राफिज्म का एडवांस वर्जन जो आज की डेट पे चलता है। अब है डीड पोल। डीड पोल मतलब होता है सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन। व्हाट डज इट मीन? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब साइन, मतलब एक ही पार्टी के साइन होंगे, दो पार्टी के साइन नहीं होंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल? सेल डीड में तो दो लोगों के साइन होते हैं, एक तो परचेजर और एक सेलर। लीज डीड में भी दो लोगों के साइन होते हैं, लेसर और लेसी। मॉर्टगेज में भी दो लोगों के साइन होंगे, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी। तो ऐसी कौन सी डीड हो सकती है जिसमें एक ही इंसान का साइन होगा? वसीयत तो डीड ही नहीं होती। पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल्कुल, इसमें एग्जांपल देख लिया आपने। ये तो ठीक बात है, पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके अलावा अच्छा चलो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग बताना कि वो डीड पोल है या नहीं है। अच्छा, प्रॉक्सी फॉर्म। हाउ प्रॉक्सी? क्या बात है बल्ले, मैं अभी यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी फॉर्म, वो डीड पोल है या नहीं है।
तो एकदम परफेक्ट आंसर है, प्रॉक्सी भी डीड पोल है। प्रॉक्सी में सिर्फ और सिर्फ किसके साइन होते हैं? मेंबर के। प्रॉक्सी में प्रॉक्सी के साइन नहीं होते, ओनली मेंबर के साइन होते हैं। मेंबर साइन करके कंपनी को सबमिट करता है, प्रॉक्सी के साइन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो क्या है हमारा? डीड पोल। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, प्रॉक्सी फॉर्म क्या है? डीड पोल। क्लियर? चलो ये चारों टर्म समझ में आ गई। कौन कौन से? नंबर 1 इनेंजर, नंबर 2 साइरोग्राफिम, नंबर 3 डीड पूल, एंड नंबर 4 डीड पोल। पूल एंड पोल की स्पेलिंग में लफड़ा मत कर देना। पोल किसके लिए है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए, सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन। तो व्हेन अ डीड इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सिंगल पार्टी देन इट इज नोन एज डीड पोल। अच्छा एक और क्वेश्चन फिर, गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड डीड पोल है क्या? नहीं है मतलब भी नहीं है, नहीं है, दोनों के साइन होंगे। गिफ्ट डीड एक ही होते हैं, दोनों के। हाँ दोनों के नहीं होते, दोनों के साइन होते हैं, दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं। मतलब अगर मैं आपको कोई गिफ्ट कर रही हूँ तो आपके साइन भी जरूरी है, जैसे मैंने आपको साइन करके दे दिया तो चलेगा, एक ही क्यों होंगे? अच्छा एग्जीक्यूटिव में गिफ्ट पढ़ा है क्या? गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक पढ़ी है क्या? यस, एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है गिफ्ट में, गिफ्ट में एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होता है, बिना एक्सेप्टेंस के गिफ्ट गिफ्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब दोनों के साइन होते हैं, डोनर ने दिया है तो डोनी ने भी साइन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली गिफ्ट डीड हमारा सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ओके ऑल सेट। चलो अब एक टर्म और है हमारी, दैट इज डीड एस्क्रो, डीड एस्क्रो। हाँ एस्क्रो अकाउंट पढ़ा है ना हमने, बताओ एस्क्रो का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कस्टडी। एग्जीक्यूटिव में ना पल्लवी ने पढ़ाई की है बस मुझसे ढंग से एग्जीक्यूटिव में बताया था मैंने, इसका मतलब एस्क्रो का मतलब कस्टडी होता है। अच्छा कस्टडी कैसी कस्टडी? कस्टडी का मतलब हम सेफली रख रहे हैं उसको अभी फिलहाल के लिए, मतलब अभी है ना हम उस पैसे को सेफ रख रहे हैं कि जब आपका राइट आएगा तब हम आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले ना हमने थर्ड पार्टी को दे रखा है, यही मतलब है ना। अच्छा कस्टडी मतलब अमानत, ये वर्ड सुना है क्या आज से पहले? अमानत, बॉलीवुड मूवीज में तो जरूर सुना होगा, उसमें तो बहुत ज्यादा डायलॉग मारे जाते हैं, मेरी अमानत संभाल के रखना। जो पुरानी मूवीज आती थी उनमें बहुत, आजकल तो पता नहीं आती ऐसी मूवीज, पहले पुरानी मूवीज में ऐसा बहुत आता था। और स्पेशली मुझे तो उस मूवी में बहुत याद है अच्छे से, मूवी आई थी मैंने प्यार किया, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, देखिए मैंने प्यार किया सलमान खान की। अच्छा उसमें जो भाग्यश्री थी ना, भाग्यश्री उसके डैड आलोकनाथ, तो आलोकनाथ ने क्या किया था कि अपने फ्रेंड को बोला कि ये मेरी बेटी उस, हाँ ऐसे बोल देते हैं, वो गंदी बात है लेकिन ठीक है ऐसे बोल के जाते हैं। तो मेरी बेटी अमानत है तुम्हारे लिए, संभाल के रखना है ना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं वापस ले जाऊंगा इसको, है ना ऐसा। इसका मतलब थर्ड पार्टी को हम अपनी कोई चीज संभला के जा रहे हैं, दैट इज व्हाट एस्क्रो। जैसे हम लोग सैबी में पढ़ते हैं, सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ते हैं कि जब भी पब्लिक इशू आता है, तो पब्लिक इशू आता है तो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, एस्क्रो में जाता है, सो दैट पहले देख तो लें कि इशू सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जैक्टली बायबैक जब भी होता है तो पहले एस्क्रो खुलता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं बायबैक में कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हमें क्या पता। डिलिस्टिंग होता है तो पहले एस्क्रो खुलता है, टेक ओवर में पहले एस्क्रो खुलता है, तो हम पहले थर्ड पार्टी के पास पैसा जमा कराते हैं और जब एक्चुअल लायबिलिटी अराइज होगी तो फिर स्पेशल अकाउंट खोल के और फिर ट्रांसफर पेमेंट कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डीड में भी एस्क्रो का क्या मतलब है? जब तक डीड फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक डीड किस फॉर्मेट में होती है? एस्क्रो, अमानत के फॉर्मेट में। और जैसे सारी पार्टीज उस पर साइन कर देंगी तो वो क्या बन जाएगा? डीड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एग्जाम्पल समझो,
सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट होने वाला है, जेवी, दो पार्टीज हैं, एक जापान में रिजाइड करती है और एक इंडिया में, ठीक है। अब कोई जेवी होने वाला है जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट, तो या तो ये दोनों पार्टीज एक जगह मिले, वहां पे बैठ के साइन करें, बट दोनों को या तो जापान वाले को इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया वाले को जापान आना पड़ेगा। इतनी वीआईपी पार्टीज हैं, एक जेवी साइन करने के लिए क्यों जरूरत है मिलने की? कोई डिस्कशन होना है आजकल तो वो भी सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो मतलब क्यों बिना फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जापान वाले ने अग्रीमेंट साइन करके अपने एडवोकेट को दे दिया, और वो एडवोकेट कहाँ आ गया? इंडिया में, और इंडिया में वो लेके आ जाएगा और उसको साइन कर देगा इंडियन पार्टनर। तो इसका मतलब ये जो जेवी अग्रीमेंट है वो फाइनलाइज कब होगा? जब इंडिया वाला भी साइन कर देगा, मतलब दोनों पार्टी से साइन हो जाएंगे। जब तक साइन नहीं हुआ था, ये किसकी कस्टडी में था? सेफ कस्टडी में। दैट इज कॉल्ड डीड एस्क्रो। समझ में आया? ऑल सेट। इसकी लैंग्वेज हम कल पढ़ लेंगे। हमने आज जो पढ़ा वो सारा समझ में आया क्या? एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, टर्म्स क्या क्या सीखे हमने। टाइप्स ऑफ डीड्स हमने देखा, जिसमें दो तो हम कल ही देख चुके थे, लॉफुल एंड प्रिटेंडेड। उसके बाद हमने देखा लेटेंट, वॉलेंट्री, वारंटी, इंक्लूसिव, ठीक है। और फिर स्पेशल टर्म्स में हमने सीखा इंडेंचर, स्टायरोग्राफम, डीड पूल, डीड पोल, और अभी हम सीख रहे थे डीड एस्क्रो। तो एस्क्रो को हम कल देखेंगे। ओके, क्यों?